हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड विद मोटिवेशन थ्योरीज। सो ये जून 2014 से नवंबर 2017 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड डिस्कस दैट आउट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी पीपल आर मोटिवेटेड टू द एक्सटेंट टू विच दे एक्सपेक्ट दैट देयर एक्शंस विल हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सो ये किस थ्योरी में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है वीरूम्स वेक्टर वेरिएंस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहा गया था? पीपल आर मोटिवेटेड टू द एक्सटेंट, पीपल एक्सपेक्ट करेंगे कि जो वो एफर्ट डाल रहे हैं उसका उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिले। सो पीपल आर मोटिवेटेड टू द एक्सटेंट विच दे एक्सपेक्ट दैट देयर एक्शंस विल हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल। तो इसमें क्या था कि हम एफर्ट जितना डालेंगे उससे हमारा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, और परफॉर्मेंस का डिफरेंट वैल्यू होगा, जो वेलेंस था डिफरेंट वैल्यू होगा। तो जितना एफर्ट डालेंगे उस हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस होगा एंड उसका वैल्यू होगा, उस परफॉर्मेंस का वैल्यू होगा। ये चीज़ कहा गया था वीरूम का वेक्टर थ्योरी में। नीड थ्योरी ये डिफरेंट हो जाता है, जेड थ्योरी, एक्स थ्योरी, ये सब भी ये विलियम आउची ने दिया था। एक्स थ्योरी एमसी जॉर्जर ने प्रोवाइड किया है। नीड थ्योरी मैस्लो का हिसाब से हुआ। तो ये सब डिफरेंट है। सो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर्स गिवन बिलो विद द मोटिवेशनल थ्योरीज दे आर एसोसिएटेड विद। सो ऑथर्स का नाम है और लिस्ट 1 में ऑथर का नाम है, लिस्ट 2 में उनका थ्योरी दिया हुआ है। तो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए डी कैसे है, हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी, एक तो मोटिवेटर्स था एंड एक तो हाइजीन फैक्टर्स था। सो 2 फैक्टर थ्योरी, 1 का डी जहाँ जहाँ है पहले तो वो होगा। उसके बाद एमसी जॉर्जर का थ्योरी एक्स, तो ये भी ठीक है। एंड एल्डफर एंड थ्योरी वाई, यहाँ है ईआरजी थ्योरी, ये इससे रिलेटेड होगा। सो ईआरजी थ्योरी यहाँ है। एंड डेविड एम्सीलैंड इनका 3 नीड थ्योरी, 3 नीड क्या था? पावर, अफिलिएशन, अफेक्शन, वो वाला था, PAA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स? पावर, अफिलिएशन एंड अचीवमेंट, ये था PAA, राइट। सो ये थ्योरी एक्स का अजम्पशंस यहाँ मेंशन है एंड हमें चेक करना है। तो इसका ये हो जाएगा, नॉट एन अजम्पशन दिया हुआ है, तो कौन सा अजम्पशन नहीं है? तो देखिए, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क, ये कहा गया है। थ्योरी एक्स क्या था कि पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव। ह्यूमन का बिहेवियर यहाँ क्या नेगेटिव हो जाता है, ये था इसमें। तो एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क, ये हो जाएगा, एंड ही इज़ गोइंग टू अवॉइड दैट वर्क। नेक्स्ट है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रिफर्स टू बी डायरेक्टेड, सीक्स टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी सही है, वो काम करने का मर्जी नहीं है। एंड द पीपल हैव टू बी पुश टू परफॉर्म दी वर्क, ये था। एंड सी है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो टू सीक इट। तो ये हो जाएगा थ्योरी वाई के हिसाब से, थ्योरी एक्स में नहीं। थ्योरी एक्स में पूरा नेगेटिव बातें किए गए हैं, तो हमारा नॉट एन अजम्पशन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल डायरेक्टेड, मोस्ट पीपल नीड टू बी कंट्रोल डायरेक्टेड एंड थ्रेटेंड, ये हो जाएगा हमारा एक्स के हिसाब से। तो नॉट एन अजम्पशन में ऑप्शन नंबर हमारा सी ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू डी कार्ड्स मॉरल हैज़ 4 डायमेंशंस। इनका क्या क्या डायमेंशंस है, इनके हिसाब से कौन कौन सा डायमेंशन मेंशन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए, जॉब सेटिस्फैक्शन है, मॉरल में जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब अच्छा होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए जॉब में, पीयर्सों के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, ये मॉरल का कहना है। मॉरल हाई तभी होगा अगर मुझे रिकॉग्निशन, अचीवमेंट मिले, मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे सोसाइटी में, तब मॉरल हाई रहता है कोई भी इंडिविजुअल का। तो कार्ड्स के हिसाब से क्या क्या था हम लोग ये देखते हैं, इनका मॉरल का डायमेंशन में क्या क्या मेंशन है। जॉब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन विद द वेजेस एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ का, किसी भी इंडिविजुअल का मॉरल हाई होगा जब उन्हें वेजेस अच्छा मिल रहा है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है अपने करियर में। आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनी,
प्राइड इन द वर्क ग्रुप, जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं वहाँ उनको प्राइड मतलब उन्हें सराहना मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। सो स्टेटमेंट ए जिसमें ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 है वो सब सही हैं। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ये इस लिस्ट में बिलोंग नहीं करता है। सो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बट इट इज़ नॉट वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि काज का कहना है कि अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिले तभी मॉरल इंडिविजुअल का हाई होगा, नहीं, ये चीज़ नहीं है। इंडिविजुअल का मॉरल हाई होगा जब उसका जॉब सेटिस्फैक्शन हो, सेटिस्फैक्शन इन द वे ही इज़ परफॉर्मिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके पास स्किल है, जो स्किल सेट है उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, पीयर्स के साथ अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशनशिप है। तो ये सब चीज़ है जो कंबाइन करेगा एंड इट विल बूस्ट द मॉरल ऑफ द इंडिविजुअल। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वी रूम्स। देखिए वी रूम वाला जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो कितना इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस आया है इसमें से। सो इनके हिसाब से फोर्स जो है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। सो इसका राइट आंसर है फोर्स इज इक्वल टू वेलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। अब देखें यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि वेलेंस डिवाइडेड बाय करके कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है। हमने देखा हुआ है कि वेलेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ये सब चीज़ मल्टीप्लाइड है, राइट। वेलेंस, एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीज़ मल्टीप्लाइड है। इनका जो थ्योरी है उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला दिया गया है। सो विक्टर वी रूम प्रपोज दैट एन इंडिविजुअल मोटिवेशन डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रांगली दे डिज़ायर द आउटकम। तो जितना एफर्ट डालेंगे उतना आउटकम उन्हें मिलना चाहिए, तभी वो उससे मोटिवेशन प्रोवाइड होता है कोई भी इंडिविजुअल को काम करने के लिए, कोई भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो काम करेगा जब उनको मोटिवेशन मिलेगा। सो वेलेंस का मतलब क्या है कि वैल्यू, कितना वैल्यू मिल रहा है, कोई भी काम करने का कुछ एक वैल्यू मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो वैल्यू, वर्थ ऑफ दैट रिवॉर्ड, वर्थ ऑफ रिवॉर्ड है ना, ये हो गया हमारा वेलेंस। एंड एक्सपेक्टेंसी जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसका क्या आउटकम हो रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू सम परफॉर्मेंस। सो ये जब इनटू होगा, ये सब मल्टीप्लाइड होगा, वर्थ हमें जितना मिल रहा है और हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब वो मोटिवेशनल फोर्स में आए, राइट। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये जो था बी राइट हो जाएगा। और उसके बाद वाला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एन आउटकम, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हो गया वेलेंस का, फोर्स का वेलेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लिकेशन। हाँ ये वही है। ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डिवीजन वाला कोई बात नहीं हुआ है। जो विक्टर वी रूम का थ्योरी है उसमें डिवीजन वाला कोई भी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला है। सी स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एन आउटकम, तो ये हो गया हमारा वेलेंस। जो ये वाला हमने कहा, ये वाला चीज़ वेलेंस हो गया, ठीक है, वेलेंस। एंड ये वेलेंस प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर एक्शन शैल लीड टू अ डिजायर्ड आउटकम, ये एक्सपेक्टेंसी हो गया। ये नहीं हुआ, एक्सपेक्टेंसी हो गया। सो एक एक चीज़ को हमें समझना है, एक एक एलिमेंट जो भी मेंशन है थ्योरी में वो सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो मैनेजमेंट, ये जस्ट ऑथर किस चीज़ से रिलेटेड है ये हमें पता होना चाहिए, राइट। सो मैनेजमेंट ऑफ टुमारो LF अनब्रिक से रिलेटेड है। फिर बी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मास्लो जो नीड थ्योरी इन्होंने दिया है, मोटिवेशन ऑफ वर्क, ये हो जाएगा हर्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। एंड पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी ट्रेड्स, पर्सनालिटी का भी थ्योरी, तो उसमें क्रिस अल्ग्रेस इनका नाम आएगा, तो ये उससे रिलेटेड। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग कैसे नहीं मैनेज कर सकते, किस चीज़ से मैनेज नहीं होगा। राइट आंसर इज रस्ट आउट। ये कोई मैनेजमेंट का
टेक्निक नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का टेक्निक नहीं है। रस्ट आउट इज़ नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट मैकेनिज्म, इट रेफर्स टू अ कंडीशन इन विच एन एम्प्लॉय बिकम्स बोर्ड, अंडर यूटिलाइज। रस्ट आउट मतलब जंक लग जाना। अगर कोई चीज़ को हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, कोई लोहा का सामान है, हमें उसे यूज़ नहीं करेंगे या फिर उसको हम ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम भिगा देंगे, तो उसमें क्या रस्ट लग जाता है। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ रस्ट आउट, तो वैसे ही एम्प्लॉय को अगर ठीक से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, उसका पोटेंशियल को ठीक से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो वो बोर हो जाएंगे। ही विल बी अंडर यूटिलाइज्ड एंड डिससैटिस्फाइड बिकॉज देयर जॉब लैक्स दैट चैलेंज। उनको उतना चैलेंज नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, वो काम करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा वो वर्क में। सो ये हो गया रस्ट आउट। दूसरा क्या क्या है? कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प्स इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। जो स्ट्रेस पैटर्न्स होता है, हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारा नेगेटिव थॉट सब रिमूव हो एंड पॉजिटिविटी आए हमारे अंदर में। सो यही है, कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प्स इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड चेंज दैट नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव थॉट, ताकि स्ट्रेस हमारा कम हो, एंग्जाइटी लेवल्स कम हो, प्रॉब्लम सबसाइड हो। सो दिस इज़ अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। जॉब एनरिचमेंट, एक जॉब में ज़्यादा इन डेप्थ सेग्रीगेशंस करना या फिर ज़्यादा उसको इन्हांस करना, डेप्थ लाना उस जॉब में, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना उस जॉब में, ताकि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी फील हो, वो खुद से डिसीजन ले पाए। तब उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा पोटेंशियल फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रस्ट आउट अपोजिट हो गया जॉब एनरिचमेंट का। सो दिस इज़ इवन अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। एंड नेटवर्किंग प्रोवाइड सोशल सपोर्ट थ्रू रिलेशनशिप विद कलीग्स। नेटवर्किंग, हम दूसरे से बातचीत करेंगे, जो हमारे पीयर्स हैं उनसे बातचीत करना, जो हमारे कलीग्स है, फ्रेंड है, उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप में रहना, दैट इज़ नेटवर्किंग। सो ये भी स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका है। सो रस्ट आउट इज़ नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in addition to motivation, learning and memory, which one of the following is included in main psychological processes affecting consumer behavior? तो इसका राइट आंसर है परसेप्शन। परसेप्शन इज देखने का नज़रिया, मेरे देखने का नज़रिया दुनिया को, दैट इज परसेप्शन। तो इन एडिशन टू मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेशन को देखें, लर्निंग एंड मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मेन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर किस टाइप से बिहेव करेगा वो कैसे पता चलेगा? सो ये परसेप्शन से पता चलेगा। द प्रोसेस बाय विच कस्टमर सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब कोई भी सेल्स पर्सन कंज्यूमर के हिसाब से ही उसको प्रोडक्ट सेल करता है, राइट उनका परसेप्शन को क्रिएट करता है कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तभी कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है। सो इन एडिशन टू मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी, ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी, है ना, ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी, तभी अफेक्ट करेगा वो कंज्यूमर का बिहेवियर को। लाइफ साइकिल क्या हो जाता है? दैट रिफर्स टू पर्सनल चीज़। लाइफ साइकिल, चाइल्ड बड़ा होगा, फिर रिटायरमेंट होगा, फिर डेथ होगा, ठीक है, तो ये उनका पर्सनल चीज़ हो गया। लाइफ स्टाइल, वो किस तरीक़ा से कोई पर्सन जी रहा है, पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है, दैट विल बी एक्सप्रेस थ्रू द एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, ओपिनियन है, ये सब चीज़ होगा, तो विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बाइंग डिसीजंस ऑफ कोर्स। एंड सोशल क्लास, परमानेंट डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बेस्ड ऑन द इनकम। सोशल क्लास, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ऑक्यूपेशन हम क्या होल्ड कर रहे हैं, एजुकेशन, मेरा स्टेटस क्या है, दैट इज़ दी सोशल क्लास। तो यहाँ क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ों से कंज्यूमर का बिहेवियर अफेक्ट होगा। तो वो परसेप्शन क्या है, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, लर्निंग क्या है, उनका मेमोरी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है, राइट। एंड एक्सटर्नल अगर हम देखें, साइकोलॉजिकल नहीं देखेंगे, तब ये सब चीज़ होगा कि लाइफस्टाइल, वो किस लाइफस्टाइल से बिलोंग करता है, उनका सोशल क्लास क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, तब ये सब चीज़ें आएंगी, वो लाइफ साइकिल वाला चीज़ आएगा। पर अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो यहाँ परसेप्शन आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द टॉप लेवल पोजिशंस। तो यहाँ है रोल प्ले। जो रोल प्ले है
वो टॉप लेवल पोजीशंस में नहीं इंक्लूड होता है। प्रेजेंटेशन हम लोग जब टॉप लेवल में जाएंगे तो जॉब परफॉर्म करते तो प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होता है। बट रोल प्ले क्या होता है, ये जूनियर लेवल्स के लिए होता है। मोर सूटेबल फॉर असेसिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, सुपरवाइजरी बिहेवियर एट लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट लेवल्स। ठीक है, कि हम डॉक्टर के प्लेस में चले जा रहे हैं एंड हम जैसे इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम डॉक्टर के प्लेस में चले जाएंगे, उनका रोल अदा करेंगे, दैट इज़ रोल प्लेइंग। तो ये मिडिल या फिर लोअर लेवल पे हो रहा है। अगर डॉक्टर अपने एंड पे देखेंगे तो वो क्या प्रेजेंटेशंस देंगे, वो इंटरव्यू, असेस एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंसी एंड लीडरशिप, दूसरे पर्सन का असेस करेंगे कि वो जॉब के लिए ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए फॉर टॉप लेवल पोजिशंस यूजुअली दे प्रेफर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। जो लीडरशिप ग्रुप डिसीजंस है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होगा, क्योंकि ज़्यादा वो लोग इवेलुएट कर पाएंगे कि किन इंडिविजुअल्स को रखना है जॉब में, किन को फायर करना है जॉब से, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए। अगर डॉक्टर्स भी रिक्रूट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो सही है कि नहीं। तो ये टॉप मैनेजमेंट का काम हो गया। ठीक है, उन लोग विजन बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली। तो रोल प्लेइंग इज सूटेबल फॉर the lower and the middle class. It is not suitable for the top level executive or top level positions. Next question is match list 1 and list 2 and indicate the correct code. तो यहाँ हमारा थ्योरीज मेंशन है एंड उसके बाद लिस्ट 2 में उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। सो इसका राइट आंसर हम लोग खोजते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा एक्चुअली बी राइट है। सो इसका राइट आंसर है, एक मिनट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसका राइट आंसर एक्चुअली हमारा ऑप्शन नंबर ए है। इक्विटी थ्योरी, मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ इनपुट, कितना हम इनपुट डाल रहे हैं। इक्विटी थ्योरी में वही था, इक्विटी में कि हम कितना इनपुट डाल रहे हैं, हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो हम काम करेंगे, वरना हम वो वाला काम नहीं करेंगे। दैट वाज इक्विटी, और इक्विटी लेवल पे हमें आना है। वेक्टर का क्या था, पीपल आर द गोल टू द एक्सटेंट दैट दे एक्सपेक्ट दैट द सर्टेन एक्शन विल लीड टू द गोल। जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसमें हमें परफॉर्मेंस मिलेगा। पॉटर एंड लॉयल, ये ही वेक्टर का ही जो एक्सटेंशन है वो पॉटर में था। देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। जो हम एफर्ट डाले उसमें हमें परफॉर्मेंस हो रहा है, परफॉर्मेंस से हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो फिर हम वो काम नहीं करेंगे, फिर हम फीडबैक भी चेक करेंगे सब सही है कि नहीं। तो दैट वाज एन एक्सटेंशन। एंड हर्जबर्ग का अ चैलेंजिंग जॉब दैट हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल एक्चुअली लीड टू मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। सो हाइजीन फैक्टर्स एंड द हमारा मोटिवेटर्स। सो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेपवाइन, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ग्रेपवाइन लीड्स टू be more active during periods of change, excitement, anxiety and sagging economic conditions. Reason, employees use this communication to fill in important information gaps and clarify management decisions. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ सही है। ग्रेपवाइन मतलब हम अपने लेवल से नहीं जोड़ करके इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ है ये। हम किसी और से भी बात कर सकते, सेम लेवल पे नहीं हो सकते। अगर स्केलर में जैसा था कि सेम लेवल पे ही हमें डिस्कशन करना है, एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल दूसरे डिपार्टमेंट का सेम लेवल पे बात करेगा। एंड ग्रेपवाइन क्या था कि हम इनफॉर्मल है, हम किसी से भी बात कर सकते, ए से भी, बी से भी, जेड से भी, किसी से भी। सो ग्रेपवाइन टेंड्स टू बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ चेंज। जब चेंज आता है तो ग्रेपवाइन ज़रूरी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है, एंग्जाइटी भी, एंड सैगिंग इकोनॉमिक कंडीशन। जब इकॉनमी ढप हो रहा होता है तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्टिव होता है ड्यूरिंग दोज पीरियड। because employees use this communication to fill in important information gaps and clarify management decision. अगर सैगिंग सिचुएशन में कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा तो वो क्यों लिया जा रहा है,
तो ये इधर उधर से गॉसिप से भी तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन गैप को फिल करने के लिए ये वाला ग्रेपवाइन चीज़ लाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में. सो ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. ग्रेपवाइन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में. सो बोथ आंसर, बोथ ए एंड आर सही हो जाएगा, एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो हमने कंटेंट थ्योरी भी कवर किया हुआ है एंड प्रोसेस थ्योरी भी कवर किया हुआ है. सो हमें कंटेंट थ्योरीज में कौन से नहीं आते हैं वो देखना है. सो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा वेक्टर वीरूम. वेक्टर वाला जो है ये नहीं आता है. कंटेंट, बाकी कंटेंट है, हर्सबर्ग हो गया, मैस्लो, हर्सबर्ग, आल्डफर एंड एमसी लैंड का ये सब हो जाएगा हमारा कंटेंट थ्योरीज. एंड प्रोसेस थ्योरी में विक्टर वाला था, ठीक है. सो वो हो जाएगा विक्टर वीरूम वेक्टर, वो वाला हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिन दी स्टेटमेंट्स. तो इसमें स्टेटमेंट हमें चेक करना कौन सा सही है कौन सा गलत है. स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3. ये वाला जो है ना ये सही है. देखें हम लोग, मोटिवेशन इज़ एक्सपेंसिव एंड अबव ऑल डिफ़िकल्ट. देखिए मोटिवेशन तो हमारा दो टाइप का होता है, एक तो इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक. ये हम लोग के अंदर से मोटिवेशन आता है कि हमें एक काम को परफॉर्म करना है. और एक्सट्रिंसिक जो हमारा पे हो गया, जो हमें बोनसेस मिलता है, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो हो गया. और इंट्रिंसिक जो रिकॉग्निशन हमें मिलता है, जो हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने के लिए. तो मोटिवेशन एक्सपेंसिव होता नहीं. ये नॉन मॉनेटरी जो इंट्रिंसिक है ये तो नॉन मॉनेटरी हो गया, है ना, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा ऑर्गेनाइजेशन का. सो इट इज़ एक्सपेंसिव नहीं, इंट्रिंसिक एक्सपेंसिव नहीं होता. स्टेटमेंट 1, तो ये सब हमारा कट जाएगा, सिर्फ यही बचा. 2 एंड 3 सही है. थिंग्स दैट आर दी मोस्ट मोटिवेटिंग टू द एम्प्लॉयज़ टेंड टू बी रिलेटिवली ईजी टू डू एंड लेस कॉस्टली. ये सही बात है. देखिए पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया. स्टेटमेंट 2 है, रिसर्च shows that non-monetary motivators like recognition जो हमें मिलता है, appreciation for the work, तो ये non-monetary हो गया, intrinsic हो गया. ये वाला चीज़ intrinsic motivation हो गया. meaningful work and participation in decision making can strongly motivate the employees. ये सब चीज़ स्ट्रांगली मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को. एंड रिलेटिवली इट इज़ ईजी और लेस कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी है. एंड थर्ड स्टेटमेंट है, पर्सनली रिकॉग्नाइजिंग द अकम्पलिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी ईजी. ये भी सही है. मैनेजर्स कैन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ बाई सिंपली एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग देम. वही चीज़ है, नॉन मॉनेटरी अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बात वही है कि एम्प्लॉयज़ को अगर हम मोटिवेट करेंगे, जो वो काम करे अप्रिसिएशन देंगे, उसको रिकॉग्निशन देंगे, तो मैनेजर्स वही कर रहे हैं, वो बस एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय का अचीवमेंट को. सो ये लो कॉस्ट हो गया एंड इट इज़ एन ईजी मोटिवेशनल प्रैक्टिस, राइट. इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. 2 and 3 इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following statements are correct. सो यहाँ ऑप्शन नंबर बी एंड डी सही है. ये वाला जो है यहाँ मॉरल है ये. सो अ वेल मोटिवेटेड इंडिविजुअल टेंड्स टू एक्सपीरियंस अ लो डिग्री ऑफ मॉरल. ये तो नहीं है कि वो लो डिग्री ऑफ मॉरल ये करेंगे. एक वेल मोटिवेटेड इंडिविजुअल है टेंड्स टू एक्सपीरियंस और लो डिग्री ऑफ मॉरल, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है. अगर वेल मोटिवेटेड है तो वो अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, लो डिग्री ऑफ मॉरल तो एक्सपीरियंस करेंगे नहीं. ऑप्शन नंबर बी, अ ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्टेट ऑफ मॉरल मे और मे नॉट हैव हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म. एक ग्रुप है जिसका हाई मॉरल है, मे और मे नॉट हैव हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन टू परफॉर्म. हाँ हो सकता है ये, अगर उनका मॉरल हाई है, उनका सब चीज़ अच्छी चल रही है, पेमेंट वगैरह अच्छा है, सेटिस्फैक्शन है, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है
ऑर्गेनाइजेशन में, तो हो सकता है कि मोटिवेशन लेवल डगमगा जाए, क्योंकि कभी कभी मूड भी नहीं करता काम करने का। तो सेम लेवल पे मोटिवेशन रहे काम करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, राइट। सी है मोटिवेशन मॉरल ऑलवेज कैन ऑलवेज बी बिल्ट अप बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज़। ये गलत है। ऑलवेज जो वर्ड है ये डाउटफुल है कि हमेशा मॉरल क्या बिल्डअप करेगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड, जो इनको रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर जो पेनल्टीज उन्हें लग रहा है, दिस इज़ रॉन्ग, राइट। सो हम लोग इसको सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी तो सही है, इसको एसेस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मोटिवेशन इज़ द इंटरनल ड्राइव विच यू ऑल नो, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक होता है। मॉरल इज़ द ओवरऑल एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस एंड इंथुजियाज्म ऑफ अ ग्रुप। जो मॉरल हाई होने का बात हो रहा है कि सेटिस्फैक्शन है, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो मॉरल हाई रहेगा। स्टेटमेंट ए हम लोग देख लिए हैं, हम लोग स्टेटमेंट डायरेक्ट जंप करते हैं, इनकरेक्ट। ये जो है मॉरल कैन ऑलवेज बी बिल्ट अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, ये था। द वर्ड ऑलवेज मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग। मॉरल डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज लीडरशिप, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब पर डिपेंड करता है। तो मोटिवेशन कैन ऑलवेज बी बिल्ट अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज, ये गलत है। रिवॉर्ड एंड पेनल्टी हमेशा डिसाइड नहीं करेंगे या फिर बूस्ट नहीं करेंगे मॉरल को। सो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया, राइट। सी भी गलत है, ए भी हमारा नहीं चलेगा, तो बी एंड डी ही हमारा सही है। बी एंड डी। डी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल डिवोट मोर डायरेक्ट अटेंशन टूवर्ड्स मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ध्यान देगा कि एम्प्लॉयज़ लोग किस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, देन द मॉरल। मॉरल को नहीं ध्यान दे करके वो लोग मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उनको मोटिवेशन में इंसेंटिव ज़्यादा प्रोवाइड करना, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रॉम टाइम टू टाइम, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, ये सब जो चीज़ें होती, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, 360 डिग्री अप्रेजल, ये सब चीज़ करना, ताकि एम्प्लॉय का हमेशा मॉरल बूस्ट रहेगा, तब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। एंड मॉरल इज़ यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड इनडायरेक्टली थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड वर्क कंडीशंस ओनली। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, अगर वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, वर्क कंडीशंस अच्छा है, तो एम्प्लॉयज़ लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर हर्जबर्ग, ये लास्ट क्वेश्चन है। एज पर हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर। तो इसका सिंपल सा आंसर है वर्किंग कंडीशंस। सो इसमें क्या क्या था हमारा, एक तरफ मोटिवेटर्स हैं एंड एक है हाइजीन फैक्टर्स। सो हाइजीन फैक्टर्स नॉट में आ रहा है ना, नॉट अ मोटिवेशनल, तो वर्किंग कंडीशंस आ जाएगा, सेफ्टी है ना, ये सब चीज़ जो हाइजीन होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो एम्प्लॉयज़ लोग डिससेटिस्फाइड होंगे, बट इससे मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन होगा जब रिकॉग्निशन मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होल्ड कर रहे हैं, अचीवमेंट है उन लोगों के पास, तब वो लोग मोटिवेट होंगे। सो यही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं रिलेटेड विथ मोटिवेशन। सो पहले जिन लोगों को पता नहीं है, 5 हमारा मोटिवेशन थ्योरीज़ के ऊपर लेक्चर्स क्रिएट है, जा करके आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं एंड देन यू कैन सी दी क्वेश्चंस एंड ट्राई सॉल्विंग इट आउट। तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग। एंड इससे रिलेटेड इसके बाद वाला भी क्वेश्चंस है, अप टू मेरे पास है 2024 तक के क्वेश्चन। सो आई विल ट्राई टू कवर दैट इवन। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।